आइए साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। साथियों, जैसा आपको पता है कि हमने अपने यूट्यूब चैनल पे जो है हर रोज़ 50 क्वेश्चन करके जो है 2 दिन में एक सेट ख़त्म करने की एक सीरीज़ स्टार्ट की है। ये जो सीरीज़ जो चल रहा है इसमें 50 हर रोज़ हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं, जिसमें सभी सब्जेक्ट से प्रश्न होते हैं। साथियों, जैसा आपको पता है कि कल जो है हम लोग ने एक सेट अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। तो आज से जो है हम लोग सेट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है? आज से हम लोग सेट 2 के पहले 50 प्रश्न को आज देखेंगे, उसके बाद के 50 प्रश्न को जो है हम लोग कल देखेंगे, ठीक है? तो इसी क्रम में जो है हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न बोल रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका आधार जो है 7 सेंटीमीटर है। तो समांतर चतुर्भुज का ऊंचाई क्या होगा? इसमें क्या है साथियों कि क्षेत्रफल दे रखा है 28 सेंटीमीटर और क्या है उसका आधार दे रखा है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई पूछ रहा है। साथियों, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है समांतर चतुर्भुज का जो है क्षेत्रफल का क्षेत्रफल हाँ क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है क्षेत्रफल बराबर जो होता है आधार आधार गुना ऊंचाई। ये जो है इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है? तो क्षेत्रफल दिया ही हुआ है, क्षेत्रफल की जगह पर क्षेत्रफल डाल देंगे। तो क्षेत्रफल जो दिया हुआ है 28, ठीक है? आधार जो है 7 और ऊंचाई हम लोग को निकालना है, ठीक? तो ऊंचाई जब निकालेंगे तो ये 7 जो है इधर जाके नीचे आएगा, तो 7 4 28 कट जाएगा। तो ऊंचाई बराबर जो है 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर, ठीक है? ऊंचाई बराबर जो आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर जो है सी है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न बोल रहा है कि यदि बिंदु 3, 4 समीकरण ये समीकरण दिया है कि आलेख पर स्थित है तो ए का मान क्या होगा? इसमें क्या है कि एक कोऑर्डिनेट दिया है, ठीक है? और एक समीकरण दिया है, उसमें बोल रहा है कि फिर अब ए का मान क्या होगा? साथियों, कोई भी जो कोऑर्डिनेट जो हम लोग को देता है किसी भी प्रश्न में, तो उसमें कोऑर्डिनेट का पहला संख्या जो एक्स का वैल्यू होता है, दूसरा जो है वाई का वैल्यू होता है। तो इसमें जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 4, तो एक्स बराबर 3 हो जाएगा और वाई बराबर जो है 4 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, सिंपल सा बात है। तो जब इसे पुट करेंगे तो 3 और वाई के जगह पे जो हम लोग डाल देंगे 4, 3 इंटू 4 इक्वल टू ए, और एक्स के जगह पे हम लोग डाल देंगे 3 प्लस 7, ठीक है? सॉल्व करेंगे इसको, 12 इक्वल टू 3a प्लस 7। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो इसका आंसर आ जाएगा ए बराबर, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 5/3। यही इसका आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा इसको, ठीक है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 5/3 यानी कि ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि 125 की निश्चित राशि 3 वर्ष में एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जो है 216 हो जाती है, ठीक है? तो ब्याज की दर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है? तो ये जो है कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन है, ठीक है? इसमें क्या है कि पी दिया हुआ है, पी बराबर जो है पी बराबर 125 दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है 3 वर्ष, और क्या है, और चक्रवृद्धि ब्याज हो जाती है कितना, सीआई भी दिया हुआ है कि सीआई कितना हो जाता है 216, 216। और निकालना क्या है इसमें से, रेट निकालना है, ठीक है? तो इसको बनाने के लिए परसेंटेज से बना सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला से ही बनाइए, ठीक है? फॉर्मूला जब हम लोग लगाएंगे इसका, चक्रवृद्धि सीआई का फॉर्मूला जो होता है पी इंटू 1 प्लस r/100 पावर n, या n जो है n साथियों, यहाँ पे n जो है ये टाइम को शो करता है, ठीक है? जब इसमें जो वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, ठीक है, जब इसमें हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे तो सीआई का वैल्यू दिया ही हुआ है 216, सीआई दिया हुआ है 216, 216 बटा, सॉरी, और ये पी जो इधर जो गुना में है, यहाँ पे पी गुना में, जब पी इधर नीचे आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो पी का वैल्यू क्या है 125, यहाँ पे 125 डाल देंगे, बराबर 1 प्लस r/100, और n का वैल्यू दिया हुआ है 3, ठीक है? साथियों, ये 3 जो है इसको थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करते हैं। देखिए, देखिए, 1 मिनट रुक जाइएगा।
इसको जो है 1 मिनट रुक जाइए साथियों। चलिए, अब जो है इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है, ये 3 यहाँ है, ठीक, पावर में। इसको सॉल्व करेंगे तो जो पावर यहाँ पे 3 है, इधर यहाँ पे जाके जो है ये जो है क्यूब रूट यहाँ इधर जो क्यूब में है, वो इधर जाके क्यूब रूट हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे हम, सॉल्व करेंगे तो इधर क्यूब जाके क्यूब रूट हो जाएगा। तो क्यूब रूट 216/125 बराबर 1 प्लस आर बाई 100, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जिसको इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व कर इसका आंसर आ जाएगा 20%। 20% इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है, यहाँ पे 2 कथन दिया हुआ है और उसी 2 कथन के बारे में सवाल पूछ रहा है। तो कथन पढ़ते हैं, क्या है? क्या है कि अभिकथन ए, अभिकथन ए क्या बोल रहा है कि मॉस का पारिस्थितिकी दृष्टि में बहुत महत्व है। मॉस जो है, इसका जो पारिस्थितिकी दृष्टि में बहुत महत्व है, ये बोल रहा है। तो हाँ, बिल्कुल महत्व तो है, ठीक है। अब बोल रहा है कि मॉस चट्टानों को मृदा से अपघटित करते हैं और ये मृदा अपक्षरण को रोकते हैं, ये भी सही है, ठीक है। दोनों सही है। तो ऑप्शन देखेंगे, ये बोल रहा है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण, यही इसका आंसर हो जाएगा। आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि नारियल का जो ऊपरी भाग होता है, किस प्रकार के उत्तक से बना है? साथियों, नारियल का जो ऊपरी भाग है, नारियल का ऊपरी भाग जो है दृढ़ उत्तक से, मतलब स्क्लेरेंकाइमा से जो है बना है, दृढ़ उत्तक से, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का कौन सा भाग महाजैव विविधता वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? बोल रहा है कि पृथ्वी का कौन सा भाग जो है वो महाजैव विविधता वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो इसको ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन बोल रहा है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में, कर्क रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और मकर रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बीच में। ऑप्शन जो बोल रहा है आगे, कर्क रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में और आर्कटिक वृत्त के बीच में, अंटार्कटिक वृत्त और मकर रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बीच में। साथियों, इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, बी। कर्क रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और मकर रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बीच में, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि बेल जार का बेल जार प्रयोग में KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किस तरह से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है? बोल रहा है कि बेल जार प्रक्रिया में जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है किस तरह से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन बोल रहा है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रकाश संश्लेषण की गति को बढ़ा देता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जार में उपस्थित CO2 को अवशोषित कर लेता है, यही आंसर सही इसका है, सही। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जार में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है, यही इसका आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बोल रहा है निम्न में से कौन सा मानकीकरण चिन्ह सोने के आभूषणों की शुद्धता की निर्धारण के लिए आवश्यक है? ये तो सब जानते ही होंगे, इसका आंसर हो जाएगा हॉलमार्क। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम जनगणना कौन से वर्ष में हुआ था? साथियों, अगर बात करेंगे भारत के प्रथम जनगणना की, अगर बात करेंगे तो भारत में पहली बार जनगणना जो है साथियों, प्रथम जनगणना की अगर बात कर रहा है तो पहली जनगणना जो है 1872 में हुआ था, ठीक है। सबसे पहली बार जनगणना जो है 1872 में हुआ था, ठीक है। लेकिन अगर बात करें लेकिन अगर बात करें तो कि पूर्ण नियमित जनगणना की अगर बात करेगा, देखिए पहली बार जनगणना तो 1872 में हुआ था, लेकिन इसमें ऑप्शन में कहीं 1872 दिया ही नहीं हुआ है, ठीक है। ऑप्शन में 1872 नहीं है। साथियों, क्या है कि पूर्ण नियमित जनगणना की अगर बात करेगा, पूर्ण नियमित जनगणना, तो पूर्ण नियमित जनगणना जो है 1881 में हुआ था, 1881 में हुआ था। तो इसका आंसर जो हम लोग को, अगर मानिए कि ऑप्शन में 1872 अगर रहता तो इसका आंसर हम लोग को 1872 मारते हैं हम लोग, लेकिन क्योंकि ऑप्शन में 1872 नहीं है तो ये पूछना चाह रहा है ये जो पूर्ण नियमित जनगणना के बारे में जानना चाह रहा है, तो ये 1881 हो जाएगा इसका आंसर, 1881, ठीक है।
साथियों प्रश्न ये करता है, साथियों प्रश्न करेगा कि इंग्लैंड में जनगणना की शुरुआत कब हुई है। तो इंग्लैंड में जनगणना की शुरुआत जो है, इंग्लैंड में जो है जनगणना की शुरुआत, इंग्लैंड 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 में जनगणना की शुरुआत जो है 1801 में हुई थी, 1801 में। प्रश्न करता है कि दशकीय जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। दशकीय जनगणना की शुरुआत, दशकीय जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। दशकीय जनगणना की शुरुआत जो है साथियों 1790 में हुई थी, 1790 में हुई थी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सतत विकास से संबंधित लक्ष्य संख्या डैश है। बोल रहा है कि सतत विकास के से संबंधित लक्ष्य संख्या कितना है। साथियों सतत विकास से संबंधित लक्ष्य जो है 17 है, लक्ष्य संख्या 17, लक्ष्य संख्या 17 है, इसका आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न करेगा कि उपलक्ष्य कितना है। लक्ष्य तो है, लक्ष्य संख्या 17 है, प्रश्न करता है उपलक्ष्य क्या है, कितना है उपलक्ष्य। उपलक्ष्य जो है 169, 169। साथियों प्रश्न करता है कि इस जो है सतत विकास के जो भी लक्ष्य हम लोग निर्धारित किए हैं इसको कब तक पूरा कर लेना है। तो इसको पूरा हम लोग को कर लेना है 2030 तक, 2030 तक जो है इसको कंप्लीट कर लेना है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए। शुद्ध शब्द छांटने के लिए बोल रहा है, हिंदी का प्रश्न है, इसमें से शुद्ध शब्द को जो है छांटना है। देखिए अतिथि, तो अतिथि में तो थ में हर्ष स्वीकार होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा, गलत है। दवाइयाँ में दीर्घ इकार नहीं होता है, हर्ष स्वीकार होता है, तो ये भी गलत है। अत्याधिक नहीं होता है, अत्यधिक होता है, ये भी गलत है। इसका सही आंसर जो है नूपुर हो जाएगा, नूपुर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये इसका आंसर है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि अंधे के हाथ बटेरा लगना, अंधे के हाथ बटेरा लगना, ये जो लोकोक्ति है इसका सही अर्थ क्या है। इस लोकोक्ति का सही अर्थ है, इसका अर्थ जो है सही संयोग से अयोग या अनारी को सफलता मिलना, यही इसका आंसर हो जाएगा। संयोग से जो है अयोग या अनारी को सफलता मिल जाता है तो उसी को बोला जाता है कि अंधे के हाथ जो है बटेर लगा। ठीक है, देखेंगे फिर अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से अतिवृष्टि शब्द, अतिवृष्टि शब्द के लिए सही विलोम शब्द का जो है चयन कीजिए। अतिवृष्टि शब्द का विलोम बोल रहा है, तो अतिवृष्टि का विलोम जो है अनावृष्टि होता है। अतिवृष्टि का विलोम जो है अनावृष्टि होता है। अतिवृष्टि का अर्थ जो है साथियों, अतिवृष्टि का अर्थ होता है बहुत अधिक बारिश होना। अतिवृष्टि का अर्थ जो होता है बहुत अधिक अधिक बारिश होना, बहुत अधिक बारिश होना। ठीक है, और वहीं पे जो अनावृष्टि है इसका अर्थ हो जाता है, अनावृष्टि का अर्थ होता है बारिश का अभाव, मतलब बारिश का अभाव। ठीक है, इसका सही आंसर जो है यही हो जाएगा। ठीक, अनावृष्टि। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बोल रहा है कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय जो है कहाँ है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। साथियों ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय जो है हाजीपुर में है, हाजीपुर में। ठीक, ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय जो है हाजीपुर में। साथियों प्रश्न करेगा पटना में, तो पटना सॉरी पटना में तो खैर कोई मुख्यालय नहीं है, पटना में किसी भी रेलवे का कोई मुख्यालय नहीं है, और भुवनेश्वर में भी कोई किसी रेलवे का मुख्यालय नहीं है। बात करेगा गोरखपुर का, तो गोरखपुर में जो है साथियों, गोरखपुर में जो है पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है। पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर में जो है, गोरखपुर में जो है पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय जो है गोरखपुर में। ठीक, अभी पूछा ईस्ट सेंट्रल रेलवे, तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे का बात जो है हाजीपुर में, हाजीपुर में। साथियों प्रश्न करता है कि भारत में सर्वप्रथम रेल जो है कब चलाई गई थी। तो भारत में सर्वप्रथम जो रेल है, सबसे पहली बार जो रेल है कब चलाई गई थी, 16 अप्रैल, 16 अप्रैल 1853, 1853 में सबसे पहली बार जो है रेल चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक, तो मुंबई से, मुंबई से थाने तक। ठीक है, और कितने किलोमीटर, 34 किलोमीटर। प्रश्न बनता है यहाँ से कि प्रथम बार रेलवे कब चलाई गई थी, तो 1853 में, 16 अप्रैल 1853। कहाँ से कहाँ तक, तो मुंबई से, मुंबई से थाने, मुंबई से थाने, और कितने किलोमीटर, तो 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर चलाई गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी नहर जो है भारतीय महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। बोल रहा है कि इसमें से जो है कौन सा नहर जो है भारतीय महासागर को
भूमध्य सागर से जोड़ता है, भारतीय महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। साथियों जो इसका आंसर जो हो जाएगा स्वेज नहर। स्वेज नहर जो है भारतीय महासागर को भूमध्य सागर से जो है जोड़ता है। साथियों प्रश्न करेगा कि स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ? तो स्वेज नहर का निर्माण जो है 1869 में हुआ। स्वेज नहर का निर्माण जो है 1869 में हुआ। प्रश्न करेगा इसकी लंबाई, प्रश्न करेगा इसकी लंबाई, लंबाई माफ कीजिएगा, प्रश्न करेगा लंबाई। इसका लंबाई जो है 168 168 किलोमीटर, 168 किलोमीटर। ठीक, कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 किस नदी पर पड़ता है? साथियों राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर पड़ता है साथियों, ब्रह्मपुत्र नदी पर। इसका आंसर हो जाएगा डी, ब्रह्मपुत्र नदी पर पड़ता है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है? तो ये जो है धुबरी से सदिया तक, धुबरी से, रुकिएगा देखते हैं, धुबरी से सदिया तक जो है ये जो जलमार्ग है। ठीक है, कितना किलोमीटर है पूछा है, कितना इसका कितना किलोमीटर है? तो ये जो है 891, 891 किलोमीटर। ठीक, 891 किलोमीटर। प्रश्न करेगा कि ये जो राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर संख्या 2 जो है ये जो है ये एक कब इसको जो है कब बनाया गया था? तो जो इसको जो बनाया जो इसको कब जो जलमार्ग संख्या 2 घोषित किया गया था, तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो घोषित किया गया था 1988 में, 1988 में इसको घोषित किया गया था। ठीक, प्रश्न करेगा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है ये जो है किस नदी पर है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है ये प्रयागराज से हल्दिया तक है, प्रयागराज से हल्दिया तक जो है। ठीक है, ये जो है मेनली गंगा पर है, लेकिन गंगा भागीरथी और हुगली, गंगा गंगा भागीरथी और हुगली, ये तीनों नदी पर जो है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है। कहाँ से कहाँ तक है? तो प्रयागराज से हल्दिया तक, प्रयागराज से हल्दिया तक। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि देश में 80% भाग पर कृषि होती है। कहाँ पे जो है 80% भूभाग पे जो है कृषि होती है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा पंजाब हो जाएगा। पंजाब में जो है 80% भूभाग पर जो है कृषि ही होती है। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न में मिलान करना है। ठीक है, देखते हैं, साधारण क्वेश्चन है। तो चाइल्ड से जो है, चाइल्ड से हम लोग बना सकते हैं चाइल्डिश, चाइल्डिश बन सकता है। ठीक है, और क्लास से जो है, क्लास से जो है क्लासिफाई भी हो सकता है, क्लासिकल भी हो सकता है। इसको थोड़ा देर रुक दीजिए। ये डीप बोल रहा है, डीप, डीप से बन जाएगा डीपेन। ठीक है, अब बोल रहा है जस्ट, एक सेकंड साथियों, डीप से जो है हो जाएगा डीपेन। जस्ट बोल रहा है। ठीक है, जस्ट से देखिए, और जस्ट से जस्टिकल तो कुछ होता नहीं है, जस्टिफाई होता है। तो जस्ट से जस्टिफाई लगा देंगे, तो क्लास से जो है क्लासिकल हमको लगाना ही पड़ेगा। देखिए क्लास से क्लासिफाई भी हो सकता था, क्लासिकल भी हो सकता था, क्योंकि अब माने कि क्लास से क्लासिफाई लगा देते हैं तो जस्ट से फिर जस्ट से जस्टिकल तो कुछ होता नहीं है, इसे जस्ट से जस्टिफाई कर दिए, क्लास से क्लासिकल कर दिए। इसका सही आंसर जो हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका CABD, CABD इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, CABD इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बोल रहा है कि इसमें जो है चूज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन को सही से चुनना है। बोल रहा है कि यू डैश लाइट अ मैच, द रूम इज फुल ऑफ गैस। ये बोल रहा है कि इसमें क्या भरा जाए ताकि जो जो सेंटेंस जो है ये कंप्लीट हो जाए और सही से कंप्लीट हो जाए। तो बोल रहा है कि यू डैश लाइट अ मैच, द रूम इज फुल ऑफ गैस। बोल रहा है कि रूम जो है जो पूरी तरह से गैस से भरा हुआ है। तो इसमें बोल रहा है कि अब क्या, जैसे इसमें मानिए कि इसमें डालते हैं, इसमें डालना पड़ेगा हम लोग को मस्ट नॉट, मस्ट नॉट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यू मस्ट नॉट लाइट अ मैच, द रूम इज फुल ऑफ गैस। मतलब इसका मतलब हुआ कि रूम में जो है माचिस को मत जलाओ, माचिस को तुम्हें बिल्कुल ही माचिस नहीं जलाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि रूम जो है पूरी तरह से गैस से भरा हुआ है। ठीक, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बोल रहा है कि चूज वन वर्ड फॉर द अंडरलाइन वर्ड ऑफ द सेंटेंसेज फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। इसमें सेंटेंस दिया हुआ है ही इज अ पर्सन अनेबल टू पे हिज डेप्ट। बोल रहा है कि एक पर्सन जो अपना
कर्ज जो है वो कर्ज अदा करने के में अनेबल है, मतलब कर्ज अदा नहीं कर सकता, उसको क्या कहेंगे? उसको बोलेंगे साथियों बैंकरप्ट। जो अपना जो अपना कर्ज जो है अदा नहीं कर सकता है, अदा नहीं करने के लायक नहीं बचा हुआ है वो, तो वो जो हो जाएगा बैंकरप्ट हो जाएगा, बैंकरप्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निशा गांधी नृत्य उत्सव, निशा गांधी नृत्य उत्सव डैश में साल में 2 बार मनाया जाता है साथियों। ये जो है निशा गांधी जो है, निशा गांधी जो है केरल में जो है साथियों 2 बार मनाया जाता है, केरल में 2 बार मनाया जाता है। पहला बार मनाया जाता है अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर नवंबर में, और दूसरा बार मनाया जाता है मार्च मार्च अप्रैल में, ठीक है, 2 बार मनाया जाता है केरल में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है बिहार सरकार द्वारा बिहार सरकार द्वारा इको टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु कन्वेंशन सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है साथियों? ये जो है इसका आंसर जो हो जाएगा साथियों, इसका आंसर हो जाएगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथियों प्रश्न करेगा ताकि जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है याद रखेंगे, बिहार का जो एकमात्र टाइगर रिजर्व है, एकमात्र टाइगर रिजर्व जो है यही वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, ठीक है। बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। और इसको इसको टाइगर रिजर्व घोषित कब किया गया था? प्रश्न करेगा कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को टाइगर रिजर्व जो है कब घोषित किया गया था? तो 1990 में, 1990 में जो है इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बिहार राज्य सॉरी बिहार उच्च न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त है? साथियों रीट जारी करने की शक्ति जो है ये हाई कोर्ट को देता है, आर्टिकल 226, आर्टिकल 226। और वहीं बोल पूछेगा सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट को जो साथियों, सुप्रीम कोर्ट को देता है आर्टिकल 32, ठीक है। आर्टिकल 32 जो है सुप्रीम कोर्ट को देता है अधिकार, और आर्टिकल 226 जो है हाई कोर्ट को देता है, ठीक है। इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बोल रहा है स्पोर्ट स्टार्स जो है ACES पुरस्कार समारोह में घोषित स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 कौन है? ये जो है करंट का क्वेश्चन था, जब एग्जाम में आया था तो करंट का क्वेश्चन था। इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद सामी। अगला प्रश्न बोल रहा है कि हाल ही में रुद्रम सेकेंड मिसाइल का परीक्षण किया गया, इस मिसाइल की मारक प्रकृति है। ये बोल रहा है कि हाल ही में जो है रुद्रम सेकेंड मिसाइल का परीक्षण किया गया, इस मिसाइल का मारक प्रकृति क्या है? इसका मारक प्रकृति जो है हवा से सतह, हवा से सतह। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बोल रहा है बिहार के किस जिले में निकृष्ट पंप नहर योजना के निर्माण की घोषणा की गई है? साथियों इसका आंसर हो जाएगा बक्सर में। बिहार के किस जिले में? बक्सर जिले में जो है निकृष्ट पंप नहर योजना के निर्माण की जो है घोषणा की गई। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी बहुकेंद्रीय मांसपेशी है? बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है बहुकेंद्रीय मांसपेशी है? साथियों बहुकेंद्रीय मांसपेशी जो है कंकाल मांसपेशी है, कंकाल मांसपेशी जो बहुकेंद्रीय मांसपेशी है। अगला प्रश्न बोल रहा है एगेरिकस, अगेरिकस की कोशिका भित्ति, अगेरिकस जो है अगेरिकस जो एक कवक है, अगेरिकस जो है अगेरिकस मशरूम को जो है मशरूम की एक प्रकार है, मशरूम, मशरूम, और मशरूम जो है अपने आप में कवक, कवक, ठीक है। ये बोल रहा है अगेरिकस की कोशिका भित्ति बनी होती है, साथियों अगेरिकस की कोशिका भित्ति जो बनी होती है काइटिन की बनी होती है, काइटिन की, काइटिन की बनी होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए मैथ्स का क्वेश्चन है, तो छोटा कर लेते हैं ताकि सॉल्यूशन करने में बने। प्रश्न कर रहा है ये जो एक दिया है इसका जो बोल रहा है वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। साधारण क्वेश्चन है साथियों। इसमें क्या है कि हम ऊपर नीचे जो है, ऊपर नीचे जो है 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे भी जो है 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर जो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, और नीचे जो है ऊपर जो है इसको यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और नीचे जो है क्या हो जाएगा ए माइनस बी, मतलब 1 माइनस कॉस थीटा
इंटू वन प्लस कॉस थीटा, तो ए माइनस बी इंटू वन, वन प्लस मतलब वन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला पे आया, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर स्क्वायर है तो ये रूट ऊपर से हट जाएगा, तो वन प्लस कॉस थीटा बटा के ए स्क्वायर, ये जो है वन, वन का स्क्वायर तो वन ही हो जाएगा, अब माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। वन माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर क्या होता है, वन माइनस कॉस थीटा जो है वन माइनस कॉस का थीटा जो वैल्यू जो निकालेंगे ये क्या आएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन थीटा, ठीक, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। वन माइनस साइन स्क्वायर, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये भी माफ कीजिएगा, इसको जो है रूट में रह देते हैं, इसको रूट से जब बाहर निकालेंगे तो ऊपर वाला तो वन प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, नीचे जो है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का जो रूट से निकलेगा तो क्या बचेगा, साइन थीटा, साइन थीटा। अब इसको जब अलग अलग करेंगे तो वन माइनस साइन थीटा क्या बनेगा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, और कॉस कॉस बटा साइन क्या बनेगा, कॉस बटा साइन बनेगा कॉट, इसका आंसर जो हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। देखेंगे क्या कौन सा ऑप्शन है, कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा मिटाते हैं, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हो जाएगा आंसर, ठीक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बोल रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, आर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, बोल रहा है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल का जो है फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पुट कर देंगे, पाई का वैल्यू 22/7 गुना आर स्क्वायर मतलब 14 गुना 14, तो 7 जा 14, 14 इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 गुना 14, मल्टीप्लाई करेंगे 22 गुना 28 आ जाएगा, 22 गुना 28 आ जाएगा 616, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कर रहा है कि प्रगति 2024 पहल किस क्षेत्र के सहयोगात्मक अनुसंधान और नवाचार बढ़ाने के लिए केंद्रित, इसका आंसर हो जाएगा साथियों आयुर्वेद, आयुर्वेद। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है किस राज्य में जो है काजी नेमू को राज्य फल घोषित किया गया है, काजी नेमू को राज्य फल घोषित किया गया साथियों असम में, याद रख लेंगे इसको, असम में घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जो है उन पौधों को उगाने के लिए उपयोगी है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं, जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं वैसे पौधों को जो उगाने में उपयोगी जो है, तो इसका आंसर हो जाएगा कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन जो है ये इसका आंसर। अगला प्रश्न बोल रहा है कि नग्न बीज इनमें मिलते हैं, नग्न बीज किसमें मिलता है, ठीक है, तो नग्न बीज जो है जिम्नोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में। साथ ही प्रश्न करेगा पूर्ण बीज, तो पूर्ण बीज जो है एंजियोस्पर्म में, पूर्ण बीज, ठीक है, इसमें जो है डेवलप्ड मतलब पूरे तरह से पूर्ण विकसित जो बीज है पूर्ण, ठीक है। और नग्न बीज की बात करें तो इसका आंसर जो हो जाएगा जिम्नोस्पर्म इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि एक विशिष्ट कार्य करने के लिए कोशिका द्वारा अस्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को क्या कहते हैं, बोल रहा है कि एक विशिष्ट कार्य करने के लिए जो है कोशिका द्वारा अस्थायी रूप और आकार लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, साथ ही इसको कहते हैं विभेदन, क्या कहते हैं इसको, विभेदीकरण कहते हैं इसको, विभेदीकरण, ठीक, तो यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कथन दिया है और कारण दिया है, पढ़ते हैं। तो कथन जो दिया है कि अनुच्छेद 356, तो सबसे पहले साथियों अनुच्छेद 356 जो है, अनुच्छेद 356 क्या है, अनुच्छेद 356 जो है क्या है, राष्ट्रपति शासन, क्या है, राष्ट्रपति शासन, यही तो है अनुच्छेद 356 में, ठीक है। तो बोल रहा है कि अनुच्छेद 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत उद्घोषणा जारी करने के साथ ही राज्य विधानसभा अवश्य भावी भंग हो जाती है,
ऐसा नहीं है दोस्तों। जब राष्ट्रपति शासन जब लागू होता है, बोल रहा है कि जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो क्या विधानसभा एकदम निश्चित है कि भंग ही हो जाएगा? ऐसा नहीं है साथियों। और क्या है कि उसको विघटन, राष्ट्रपति चाहे तो उसका विघटन कर सकती है, ठीक है। लेकिन अवश्य है, मतलब आवश्यक रूप से भंग हो जाना, मतलब ये जरूरी नहीं है। तो ये कथन जो है हमारा, पहला कथन गलत हो जाएगा। सेकंड कथन जो कारण जो दिया है, क्या दिया है, इस उद्घोषणा के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति राज्य सरकार के सभी कृत्य अपने हाथ में ले सकेगा। हाँ, ये सही है। देख, राष्ट्रपति, जब भी राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उसमें क्या है कि जो देश की समस्त शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के हाथों में आ जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या, चाहे विधानसभा हो या फिर कुछ भी हो, तो सबका शक्ति जो है राष्ट्रपति के हाथ में चला जाता है। तो यही बोल रहा है कि सरकार के सभी कृत्य अपने हाथ में ले सकेगा, तो हाँ, ये सही है। तो कथन आर सही है, लेकिन जो कारक जो आर आर था वो सही था, लेकिन ए जो है गलत। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर। ए असत्य है परंतु आर सत्य है। प्रश्न पूछ रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। साथियों, बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना जो की गई थी 1 अप्रैल 1949, मतलब कि अप्रैल 1949। तो इसका सही है, इसका आंसर हो जाएगा अप्रैल 1949, इसका सही आंसर। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत में शक्तियों के विभाजन के संबंध में विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार किसके पास है? साथियों, जो प्रश्न कर रहा है कि शक्तियों के विभाजन के संबंध में जो है विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार जो है साथियों, सुप्रीम कोर्ट के पास है। केवल केवल सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। ठीक है। साथियों, प्रश्न करेगा कि राज्य और राज्य के बीच में विवाद जो होता है, राज्य और राज्य के बीच में जो जो विवाद होता है, राज्य वर्सेज राज्य जब होता है, तो इसका निपटारा भी जो है सुप्रीम कोर्ट में ही होता है। और राज्य राज्य और केंद्र के बीच में जो विवाद जो होता है, राज्य और केंद्र के बीच में जो विवाद होता है, उसका निपटारा भी जो है सुप्रीम कोर्ट ही करती है, ठीक है। अगला प्रश्न प्रश्न कर रहा है कि शेरनी शब्द में जो है प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? प्रत्यय पूछ रहा है हिंदी से। तो शेरनी शब्द शब्द में जो है प्रत्यय जो है नी है, नी। अगला प्रश्न कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है? ठीक है। तो इसमें जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में जो है असत्य कथन पूछ रहा है। तो पढ़ेंगे। तो इस योजना का अर्थ है कन्या शिशुओं को बचाना, सही बात है, ये सही है। उनको सुरक्षा प्रदान करना, ये भी सही है। उनको शिक्षित करना, ये भी सही है। अब बोल रहा है डी में कि उनको लड़कों से अधिक महत्व देना, ये सही नहीं। मतलब किसी को अच्छा करने के लिए किसी को खराब करना जरूरी थोड़ी है। अब बोल रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इसमें जो है बाकी सब है, लेकिन जो बोला कि लड़कों से अधिक महत्व देना, ये सही नहीं। लड़कों के बराबर जो है उसको महत्व देना, लड़कों से अधिक महत्व देना नहीं, लड़कों के बराबर महत्व देना, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को शुरू करने के पीछे कई कारण थे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण गलत है? इसका पढ़ेंगे इसको, ठीक है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा 41 का सही आंसर हो जाएगा कन्याओं को लड़कों की अपेक्षा अधिक महत्व देना। यही जो इससे पिछले जो क्वेश्चन जो बताया, ये जो है गलत है। ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा बात नहीं है इसमें। अगला प्रश्न अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है कब शुरू किया था? तो भारत सरकार ने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत जो है 22 जनवरी 2015 को किया था। 22 जनवरी 2015, इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से भारत की कौन सी वनस्पति सॉरी निम्न में से बिहार की कौन सी वनस्पति घास की प्रजाति है? साथियों, बिहार की जो है बांस बांस जो है घास की प्रजाति है, बांस। प्रश्न आता है साथियों कि सबसे लंबा घास किसको कहा जाता है? सबसे लंबा घास जो है बांस ही है साथियों, बांस। बांस जो है सबसे लंबा घास। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि किस लौह अयस्क में लौहांश की मात्रा सर्वाधिक होती है? बोला है किस लौह अयस्क में जो है लौहांश की मात्रा जो है सर्वाधिक होती है? साथियों, जो है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट में जो है सबसे अधिक होती है। मैग्नेटाइट में इसका आंसर यही हो जाएगा, कितनी होती है? 72%, लगभग लगभग जो है 72%, मतलब लगभग लगभग 72%, ठीक है। हेमेटाइट में जो है हेमेटाइट में है लगभग लगभग जो है 60 से लेकर के 70% तक, ठीक है। और ये जो है सिडेराइट में लगभग 40%, 40%, ठीक है। और ये है लिमोनाइट में 40 से 60%, लिमोनाइट में 40 से 60%, सबका लगभग में ही है। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, सही उत्तर जिसका हो जाएगा मैग्नेटाइट।
72%, सर्वाधिक इसी में है मैग्नेटाइट 72%। तो ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? साथियों, माजुली द्वीप के बारे में प्रश्न आ रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा जो है नदी निर्मित द्वीप जो है माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित। साथियों, प्रश्न तो ये भी बनता है कि विश्व का सबसे बड़ा जो है नदी निर्मित द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप जो है माजुली द्वीप ही है। ठीक है। अब बोल रहा है कि किस नदी पर है, तो ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। आंसर ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ठीक। साथियों, ब्रह्मपुत्र की अगर लंबाई पूछे, ब्रह्मपुत्र की लंबाई जो है 2900 किलोमीटर। सिंधु की लंबाई पूछे तो 2880 किलोमीटर। ठीक। इन दोनों की लंबाई जो है लगभग लगभग बराबर ही। ठीक। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य हिमालय को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न है कि मध्य हिमालय को जो है हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? तो हिमाचल प्रदेश में जो है इसको धौलाधर के नाम से जानते हैं, धौलाधर को। ठीक है, धौलाधर को। प्रश्न करेगा पीर पंजाल श्रेणी कहाँ है? तो पीर पंजाल श्रेणी जो है जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है। एक काराकोरम की बात करें, काराकोरम जो ट्रांस हिमालय का भाग, ट्रांस हिमालय का भाग। ठीक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है सौर मंडल का सबसे बड़ा जो है ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति ग्रह। ठीक। बृहस्पति ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और बृहस्पति ग्रह को जो है सूर्य का परिक्रमा करने में जो है कितना समय लगता है? सबसे ज्यादा लगभग लगभग 12 वर्ष का समय लगता है, 12 वर्ष का। ठीक है। सूर्य की एक परिक्रमा करने में जो है बृहस्पति को जो है 12 वर्ष का समय लगता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन सी बैंक सर्वोच्च हिस्सा रखती है? इसका आंसर हो जाएगा साथियों वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक जो है सर्वाधिक हिस्सा रखती है। अगला प्रश्न, जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती, मतलब पूछ रहा है कि वह कौन सा बैंक दर है, मतलब वह कौन सा जो है ब्याज दर है जिसके उससे कम पर जो तो खैर बैंक ब्याज नहीं देगा, उसको बोला जाता है आधार दर। आधार दर से कम पर जो है कोई भी बैंक जो है ब्याज नहीं दे सकती। ठीक। आधार दर ही जो है उससे कम पर जो है कोई बैंक जो है ब्याज नहीं दे सकती। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? साथियों, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना जो है बी आर अम्बेडकर ने की थी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से साथियों हम लोग ने जो है 50 प्रश्न जो है सेकंड सेट का जो कंप्लीट कर लिए। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ये कल डालेंगे, जिसमें हम लोग 51 से लेकर 100 नंबर क्वेश्चन तक करेंगे। ठीक है। इस तरह से करते करते जो हम लोग आने वाला जो भी एग्जाम है जीएस संबंधित उसमें तब तक जो हम लोग बहुत सारे प्रश्न कर चुके होंगे जो हमारे एग्जाम में काफी फायदा देने वाला है। ये सारे प्रश्न जो भी हम करवा रहे हैं साथियों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाया गया प्रश्न है। तो इसके जो है सारे प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में अगर मानिए कि 100 क्वेश्चन है तो ये काफी उम्मीद होती है कि मतलब 50 to 60% क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से ही उठाए जाते हैं। और मानिए कि ऑप्शन को आप देख ही चलते हैं, ऑप्शन के हिसाब से अगर आप प्रिपरेशन करते हैं उसी क्वेश्चन के आसपास, तो काफी अच्छे तरीके से जो आपकी तैयारी हो जाएगी। तो हम लोग का सेकंड सेट का जो 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, और 50 क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट कल कल फिर से अपलोड करेंगे। तो कल फिर से उसको देख लीजिएगा। साथ ही इस चैनल पे जो हम लोग एक और सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज जो है प्रश्न कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 2 चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, और तीसरा चैप्टर जो है आज उस पर चर्चा करेंगे, तीसरे चैप्टर पे। ठीक है। तो आप उस सीरीज को जरूर फॉलो करें। ठीक है। और इन सब के लिए जो है आप लोग हमारे जो यूट्यूब चैनल है द एग्जाम सिंडिकेट, द एग्जाम सिंडिकेट, इसको जो है आप लोग सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। इसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि जो जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो आपको मिलते रहेगा। ठीक है। और आपको इस क्लास को लेकर जो कोई भी समस्या हो या फिर कुछ भी सुझाव सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, हम उस पर जरूर अमल करेंगे। ठीक है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।